नमस्कार। एक मुस्कान काफी है, डॉक्टर मूलचंद बोहरा, रितु चौधरी द्वारा लिखित इस किताब पर बात करने के लिए हम यहाँ पर आज उपस्थित हैं। मेरे साथ हैं इस किताब के लेखक डॉक्टर मूलचंद बोहरा जी, रितु चौधरी जी और पाठक के रूप में इस संवाद को आगे बढ़ाने के लिए समीम परिहार जी। यह किताब शैक्षिक विमर्श पर केंद्रित है। हम देख रहे हैं कि शिक्षा शास्त्र पर शास्त्रीय लेखन भरपूर हुआ है, लेकिन इसके व्यवहारिक पहलू आमतौर पर विमर्श से बाहर रहे हैं। मैं सबसे पहले डॉक्टर बोहरा जी को और रितु चौधरी जी को इस सुंदर किताब के लेखन के लिए बहुत बहुत बधाई, आपको शुभकामनाएं देना चाहूंगा। और एक सहज सवाल से इस संवाद की शुरुआत करना चाहूंगा कि इस किताब को लिखने का ख्याल आपके मन में कैसे आया। मैं चाहूंगा कि रितु जी इस बात को आगे बढ़ाएं और इस संवाद को शुरू करें। क्यों आपके मन में ये आया कि हम एक मुस्कान काफी है के माध्यम से एक शिक्षक के रूप में अपने अनुभवों को समाज तक संप्रेषित करें? सर, इस किताब को लिखने का ख्याल हमारे दिमाग में ऐसे आया कि हम देखते हैं कि जैसे आपने भी बताया कि शिक्षा के ऊपर इतनी सरल भाषा में, सरल समझ में आने वाली कोई किताब हमें नहीं मिलती देखने को। शिक्षा शास्त्र में बहुत सारी जो शैक्षिक सिद्धांत है उनको बहुत सारी किताबें अपने को मिल जाती हैं, लेकिन इतने सालों के शिक्षण अनुभव में छोटी छोटी बातें जो हम अनुभव करते हैं हर रोज बच्चों के साथ स्कूल के माहौल को देख करके, तो उनको एक किताब में समाहित किया जाए। तो बस इन्हीं बातों को सोचते हुए एक दिन नया सी ख्याल आया कि क्यों ना ये सारी बातें जो हम महसूस कर रहे हैं, हमारी तरह हर एक टीचर महसूस करता होगा, वो जो प्रॉब्लम्स हमारे सामने आ रही है सभी टीचर्स के सामने आती होंगी, तो उनको एक किताब का रूप दिया जाए। और ये किताब लिखने का ख्याल हमारे दिमाग में आया। पाठकों से मैं ये कहना चाहूंगी कि ये जो पुस्तक एक मुस्कान काफी है। अभी हमारे साथ साथी हैं मदन गोपाल लड्ढा जी, पाठक हैं, आप लेखक भी हैं। आपने बताया कि इस पुस्तक का विचार के बारे में विश्लेषण किया। ये जो पुस्तक है ये शिक्षक के बहुत सारे अनचाहे या अनविचारे जो सवाल हैं उनको सामने ला करके खड़ा करती है। अगला सवाल मेरा रहेगा डॉक्टर मूलचंद बोहरा जी सर से कि आपने ये जब पुस्तक लिखी, रितु मैडम ने और आपने दोनों ने मिलकर के पुस्तक लिखी, तो आपने जब पुस्तक लिखी तो सबसे बड़ी चुनौती कौन सी थी जिसका आपने सामना किया? चुनौती ये थी कि जब हम लिखने बैठते हैं तो हमारे सामने ये था कि हम जो बात कह रहे हैं वो, जैसे मान लो अनुशासन को लेकर हमने बात कही है, तो आमतौर पर जो अवधारणाएं हैं वो सीधा सीधा हम चाहते थे कि उनको अस्वीकार नहीं कर दी जाए। और ये बहुत चुनौती थी कि हम बात को इस तरह से कहें कि उनको लगे भी हमारे ऊपर कोई कटाक्ष भी नहीं है, और वो अपने आप में अपना मूल्यांकन खुद करें और फिर उसमें सुधार करते हुए अपना काम करें। जैसे हमने प्रार्थना पर इस पे काम बात की है, तो हमने प्रार्थना में जो हम जैसे प्रार्थना की बात करते हैं तो ये आता है कि प्रार्थना बहुत अच्छी होनी चाहिए, शांति होनी चाहिए, सो होनी चाहिए। हमने उसमें बात की है भी प्रार्थना का जो मूल कंसेप्ट है, उस कंसेप्ट पर हम कहाँ खड़े उतर रहे हैं, उस पर बात करनी जरूरी है। तो ये हमारे सामने चुनौती थी कि हम जो बात कह रहे हैं वो सिरे से सीधी नहीं खारिज कर दी जाए। तो ये बार बार हमारे पास चुनौती रहती थी लिखते समय। उनको शब्दों में किस प्रकार से पिरोया जाए, पाठकों के समक्ष कैसे प्रस्तुत किया जाए, यही कला होती है एक साहित्यकार की, और बखूबी निभाया है आपने। इस बात को आगे बढ़ाएं, इसके बीच में एक बात मैं और साझा करना चाहूंगा। डॉक्टर मूलचंद बोहरा जी को हाल ही में भाषा और पुस्तकालय विभाग से उनकी किताब समझ गए ना पर हिंदी सेवा सम्मान, जो कि राज्य सरकार के द्वारा दिया जाता है, वो प्रदान किया गया है। एक लेखक के रूप में जब किसी किताब को पुरस्कृत किया जाता है तो उसके मायने, उसकी सामाजिक स्वीकृति होती है। तो मैं इसके लिए आपको बहुत बधाई देना चाहूंगा। और साथ ही मैं ये भी मानता हूं कि बतौर लेखक आपके लिए एक चुनौती है, क्योंकि पुरस्कार असल में
हमारे लिए एक प्रकार से नई जो परिस्थितियां हैं, जो नई जो चीजें हैं, उनको समेट करके और भावी लेखन में और अधिक बेहतर करने का हमारे लिए एक चुनौती रहती है। तो मुझे पूरी ये पूरा उम्मीद है मुझे कि निश्चित रूप से आपका जो आगामी लेखन है वो और अधिक बेहतर होगा। किताब पर शुरुआत करने के लिए जो पहली जो बात है वो एक मुस्कान काफी है, इस आलेख से ही मैं शुरू करना चाहूंगा। एक मुस्कान काफी है किसके चेहरे पर, शिक्षक के या बच्चे के, और वह मुस्कान कायम कैसे रहेगी, कैसे एक शिक्षक या एक बच्चे के चेहरे पर मुस्कान कायम रहेगी, रितु जी बताइए। सर एक मुस्कान काफी है, सबसे पहले तो शिक्षक के चेहरे पर ही एक मुस्कान काफी है। अगर हम मुस्कुराता हुआ चेहरा लेकर के क्लास में जाएंगे तो सीधी सी बात है कि बच्चे भी हल्का फुल्का महसूस करेंगे, हमसे कनेक्टेड फील करेंगे और हमसे कोई सवाल पूछने में, कोई अपना संदेह पूछने में वो घबराएंगे नहीं। वहीं अगर हम गुस्से वाला चेहरा लेकर के जाएं तो हम खुद भी देखते हैं कि किसी अपने सीनियर से मिलने जाते हैं और देखते हैं वो गुस्से में रहते हैं, वापस आ जाते हैं। तो बच्चा तो वैसे ही छोटा है, वैसे ही डरा सहमा सा रहता है। और स्कूल में क्योंकि छोटा बच्चा की हम बात करें तो नया वातावरण होता है उसके लिए, और उसमें टीचर भी डांटता डपटता हुआ गुस्से वाला अगर आ जाए तो बच्चा ना अपनी बात कह पाएगा, ना अपनी कोई शंका पूछ पाएगा, ना कोई संदेह पूछ पाएगा। और अगर हम वो मुस्कान अपने चेहरे पर कायम कर लें तो निश्चित रूप से बच्चों के चेहरे पर तो मुस्कान फिर आ ही जाएगी। मैं मदन जी एक बात और कहना चाहूंगी कि हमारे जो पाठक हैं और जो दर्शक हैं उनको ये भी शायद ध्यान में भी होगा, और नहीं है तो भी हम बता देते हैं कि हमारे जो साहित्यकार विद्वान साथी हमारे साथ बैठे हैं, रितु जी और डॉक्टर मूलचंद बोहरा जी, उनकी जो साहित्य की जर्नी है ये छोटी जर्नी नहीं है, बहुत बड़ी। इन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं। और डॉक्टर मूलचंद बोहरा जी की जो पहली पुस्तक थी वो आलोचना वाली पुस्तक थी, और पुस्तक का नाम था दो फलांग, 2015 में लिखी थी आपने। और उस पुस्तक में भी आपको पुरस्कार मिल चुका है। पुरस्कार का नाम था हिंदी साहित्य अकादमी उदयपुर से मिल चुका है। तो वो पुस्तक भी जो है वो काफी पब्लिश हुई थी और लोगों ने उसको बहुत सराहा है। आपके जो पत्र वगैरह हैं वो भी कई पत्रिकाओं में छपते हैं। इसी तरह से रितु जी ने भी जो है वो लिखने में रुचि दिखाई है और बहुत ही अच्छी पुस्तक हमारे सामने आई है। इसके अलावा भी लाइफ कोचिंग वगैरह है, ये और भी वो कार्य कर रहे हैं, और इसकी झलक हमने बिल्कुल इस किताब में देखी है। ये जो है मुस्कान, ये क्या केवल शिक्षक के चेहरे पर ही काफी है या एक विद्यार्थी के चेहरे पर भी होनी जरूरी है? इसमें शिक्षक का क्या दायित्व है, ये मैं आप दोनों से जानना चाहूंगी। पहले आप बताएं सर। वो जब हमने लिखना शुरू किया तो हम क्या, कई बार जैसे हमारे पास हम उर्दू के टीचर नहीं है, परंतु हमें उर्दू सब्जेक्ट मिल गया और हमें क्लास में जाना है, तो अगर हम वहाँ वो भाई भरकम लेके जाएंगे भी, अपने आता ही नहीं है कुछ कम ले, और वहाँ थोड़ा सा फील लेके जाए भी हमें उन बच्चों से बात करनी है, और उनसे हम कुछ बात करेंगे, सीखेंगे, उनके अनुभव लेंगे, उनसे बात करेंगे। तो अगर पहले हम शिक्षक के चेहरे पर मुस्कान होगी तो हमें कोई विषय कम आता है, ज्यादा आता है, इतर सब्जेक्ट के हैं, परंतु उस कक्षा में वो माहौल बन जाता है। और कहीं पर भी जैसे कई सब टीचर एक्सपर्ट नहीं होते सब चीजों के, जैसे मान लो आप संस्कृत की है तो हो सकता है आपका साहित्य अच्छा हो, व्याकरण अच्छा नहीं हो, तो वहाँ आप परंतु आपके पास मुस्कान है, आपका चेहरा खिलता हुआ है, तो बच्चे सवाल करेंगे, बच्चे आपके साथ साझेदार बन जाएंगे। तो इसलिए बहुत जरूरी है मुस्कान होना। जी, रितु जी से भी मेरा यही सवाल रहेगा। हाँ मैडम, जैसे आपने कहा कि विद्यार्थियों के चेहरे पर मुस्कान होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, और हम शिक्षकों का ये दायित्व है कि हम मुस्कान बनाए रखें, क्योंकि एक स्कूल का तो मतलब कि उद्देश्य यही है ना कि हम भावी नागरिक तैयार करें, अच्छे नागरिक तैयार करें, पॉजिटिव सोचने वाले नागरिक तैयार करें। और अगर स्कूल में ही हम ऐसा डरा हुआ भयपूर्ण वातावरण रखेंगे, शांति वाला वातावरण रखेंगे, तो कैसे वो एक अच्छे सकारात्मक सोच वाले नागरिक बन पाएंगे? ये बहुत अच्छी बात है मदन जी। देखो, जब शिक्षक जो होता है ना, ऐसे वो डराने वाला हो, क्लास में जाके डराए, बच्चों को हतोत्साहित करे, उनके जो आत्मविश्वास है उस पर चोट पहुंचाए, उन्हें कमतर दिखाए, तो बच्चा कैसे सवाल पूछेगा? तो इसमें आपने बहुत ही अच्छे सवाल उठाए, कहीं न कहीं शिक्षक को मजबूर कर दिया है कि वो अपने अंदर झांके और इन सवालों का जवाब दे। एक आलेख आपने इसमें शामिल किया है, भाषा, भूषा और भूषण। उसमें अपनी बेटी के हवाले से आपने बताया है कि किस तरह बेटी
वेशभूषा के आधार पर किसी शिक्षक की इमेज बनाती है। और आपने उसमें बताया भी है कि कैसे आपने बतौर शिक्षिका स्कूल में जाने से पहले अपने आप को कैसे शिक्षक की वेशभूषा में डालने का प्रयास किया। तो मेरे ये सवाल रहता है कि कई स्कूल ऐसे हैं, हमारे राजकीय नहीं है तो निजी हैं, जिन्होंने शिक्षकों के लिए एक गणवेश तय कर रखा है। तो क्या हम ये माने कि वो गणवेश जो एक जैसा सभी शिक्षकों का हो वह बेहतर होता है? आप क्या कहना चाहती है इसमें? हाँ सर, अगर गणवेश उन्होंने तैयार कर रखा है तो इसमें भी कोई बुराई नहीं है। तो क्या उसमें विविधता बची रहेगी? अब मुझे तो लगता है कि एक जैसी गणवेश में जो सारे शिक्षक या शिक्षिकाएं आएगी तो बच्चों में वो जो एक बहुत उल्लास और आनंद का जो इंद्रधनुषी वातावरण है वो रहेगा ही नहीं। वो तो सारे एक जैसे बैंड बाजे जैसे बजाने वाले होते हैं वैसे ही पहन के आ जाएंगे। इसके बजाय कोई साड़ी पहन के आए, कोई कुर्ता पहन के आए, वो कल्चर्ड हो, वो एक अलग बात है। लेकिन मेरा तो मानना ये होनी चाहिए, बात ये कि उसमें सादगी होनी चाहिए एक स्कूल के परिवेश के अनुरूप। क्योंकि देखिए अपन अपने समाज में भी क्या सीखते हैं, अपन जो कपड़े शादी में पहन के जाते हैं वो अगर मान लीजिए किसी के यहाँ शोक सभा है तो उसमें नहीं पहन के जाते हैं। तो वो थोड़ा सा अपना मतलब कि वो कहीं कि अपन अपना कल्चर कह सकते हैं उसको। तो स्कूल में हम जा रहे हैं, बच्चों के लिए हम रोल मॉडल हैं, तो एक सादगी वाला परिवेश हो, यूनिफॉर्म हो नहीं हो, इस पर मैं नहीं कहती कि होनी ही चाहिए। होने से कि अपने हो सकता है कि कुछ फायदे हो, ना होने के कुछ फायदे हो, वो अलग बात है। लेकिन सादगीपूर्ण परिवेश होना, अपना जो पोशाक होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात सही है। मुख्य बात ये है कि परिवेश के अनुरूप उसका होना, देश काल परिस्थितियों के अनुरूप पहनावे का होना। यह मुद्दा महत्वपूर्ण ये नहीं है कि उसकी वेशभूषा भी कैसी हो क्या नहीं हो। मुद्दा ये है कि वेशभूषा अपने शिक्षण में बाधक नहीं बन जाए। अगर आप जैसे जींस पहन के जाते हो, टी शर्ट पहन के जाते हो या ना, तो बच्चों का ध्यान ही उन्हीं पे जाएगा, वो बाधक बन जाएगा। तो वेशभूषा हमारी साधक बननी चाहिए बात करने की। हम शादी में कपड़े क्यों पहन जाते हैं कि वैसा ही वातावरण होता है। वैसा ही वातावरण। देखिए मदन जी, पाठकों को ये बताना चाहेंगे कि इस पुस्तक के जो सारे अध्याय है ना, उसके अंदर कुछ न कुछ प्रेरक चीजें हैं। कुछ ऐसा लगता है कि हमने किया हुआ है कक्षा के अंदर, कुछ ऐसा लगता है कि हमें ऐसा करना चाहिए। ऐसा ही एक अध्याय है इसके अंदर जिसमें ऐसे शिक्षक को बताया गया है कि गृह कार्य की तरफ हम बच्चों को कैसे आकृष्ट कर सकते हैं, कैसे उसकी रुचि जगा सकते हैं। तो मैं आप दोनों से ये सवाल करना चाहूंगी कि गृह कार्य की तरफ रुचि जगाने के लिए एक शिक्षक को और उसके साथ साथ वहाँ के प्रधानाचार्य जो उस स्कूल के हैं उनको क्या नए स्टेप्स उठाने चाहिए? गृह कार्य का जो कंसेप्ट है वो शुरू से लेकर आज तक उस पर कोई अंतिम निर्णय हुआ ही नहीं है। और हर बार ये रहता है कि गृह कार्य कितना दिया जाए, क्या दिया जाए, क्या नहीं दिया जाए। और पेरेंट्स की ये रहता है कि गृह कार्य ज्यादा से ज्यादा दिया जाए। और शिक्षक को भी लगभग संस्था प्रधान यही कहते हैं बच्चों को होमवर्क दे दो, बच्चों को होमवर्क दे दो। अब इसमें मेरा जो मानना है कि बच्चे को होमवर्क का देने का मतलब है कि उसको जो क्लास में किया गया काम है उसको अलग तरीके से कैसे कर सकता है, मुख्य उद्देश्य ये था। और जब आप उसको क्रिएटिव कुछ दोगे और वापस वो करके लाएगा और उसके क्लास में तारीफ होगी तो बच्चा उसके तरफ आकर्षित होगा। मतलब आपने मान लो ईद का कहानी पढ़ा दी, अब आप उसमें से कोई सवाल दे दिए सीधे सीधे, तो वो क्या करेगा? उसको पता है वो वही क्लास में कर लेगा। अब वहाँ आपको उसको होमवर्क ये दिया जाए कि ईद का ऐसी कहानी, इसी विषय वस्तु की कहानी तुम ढूंढ के ला और उसमें क्या तुम्हें समानता नजर आ रही है तुलना करके बता, तब बच्चे का अपना इंटरेस्ट होगा। हमने इसको क्रिएटिविटी से जोड़ना जरूरी है। ये आपका प्रयास तो बहुत बढ़िया है, लेकिन सवाल ये है कि हमारी जो व्यवस्था है, क्योंकि अब जो परीक्षा आधारित जो हमारी शिक्षण व्यवस्था है उसमें जो क्रिएटिविटी की स्पेस जो है वो बहुत कम हुई है। बच्चा गृह कार्य अच्छा करे लेकिन परीक्षा में उसके गृह कार्य को नहीं जांचा जाता, उसको 4 विकल्पों में से एक विकल्प चुनना है। तो इसके साथ हम कैसे, एक शिक्षक के लिए चुनौती रहती है कि कैसे वो इसके साथ संगत बिठाए कि बच्चे के लिए गृह कार्य के प्रति सम्मान का भाव पैदा हो। क्योंकि परीक्षा में तो उसको जांचा ही नहीं जा रहा, उसकी लिखावट को नहीं जांचा जा रहा, भाषा की शुद्धता को नहीं जांचा जा रहा, केवल उसको 4 में से एक गोला काला करना है। तो इसमें इस चैलेंज को आप किस रूप में लेंगे? एक शिक्षक के तौर पर आप इस चैलेंज को किस रूप में लेंगे?
तुझे बताना चाहेंगे मैं बताऊँ? आप बताइए इससे पहले। देखो ये चैलेंज तो जो समस्या आपके दिख रही है वो मुझे भी दिख रही है जी। और इसका सीधा सीधा कोई मैं हल भी नहीं बता सकता, क्योंकि ये थोड़ा प्रशासन का तंत्र का विषय है। और मेरी तो व्यक्तिगत तो धारणा भी यही है कि जो हम ये बहुविकल्पात्मक जो हम टेस्टिंग कर रहे हैं वो ठीक भी नहीं है, क्योंकि इससे जो मुख्य जो क्रिएटिविटी है वो यहीं से बाधित होती है। जी जी बिल्कुल। तो इस पर हमें प्रशासन को और तंत्र को भी सोचना चाहिए। और फिर भी चलो आज की स्थिति में जो मदन जी ने सवाल किया है तो उसका तो यही हो सकता है कि हमें बीच का रास्ता अपनाना पड़ेगा। हम उस पर जो फैक्ट है उनकी हम क्लास में चर्चा करें, परंतु इस नाते कि भी इसका परीक्षा में कोई काम नहीं आएगा, वो नहीं आएगा, क्योंकि हमारा उद्देश्य केवल बच्चे को परीक्षा पास करवाना नहीं है। हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि 10वीं में उसके फर्स्ट डिवीजन आ जाएगी। हमारा उद्देश्य है कि बच्चा अपने जीवन में कामयाब बने। जीवन में कामयाब कैसे बनेगा? अगर उसमें क्षमता है वैज्ञानिक बनने की तो उसकी वैज्ञानिकता डेवलप हो। जी जी। अगर उसमें क्षमता है कि कहानीकार बनने की तो वो कहानीकार बने, उसमें क्षमता है कोई वकील बनने की तो वो वैसा बने। तो हमारा उद्देश्य केवल उस परीक्षा में बहुत ज्यादा अंक प्राप्त करना नहीं है। ये टीचर का होना भी नहीं चाहिए कि मेरा बच्चा कोई 100 में से 100 नंबर ले। हमारा उद्देश्य ये है कि उसको अच्छा नागरिक बनाना है, उसका अच्छा व्यक्ति बनाना है। हमारा उद्देश्य शिक्षा का ये है कि हम केवल उसको परीक्षा से बाहर आ जाके देखें बच्चे को। ये आप कहना चाहते हैं कि हर बच्चा यूनिक है, उनमें जो क्वालिटी होती है हर बच्चे में अलग क्वालिटी, उसको पहचान करके बाहर लाना है। लेकिन किस तरीके से मूल्यांकन पद्धति हो वो थोड़ा सा सोचने का विषय है, उसमें सभी की भागीदारी सुनिश्चित हो तभी ये चीजें आगे बढ़ इसमें मैं सकती एक बात हैं। और जोड़ना चाहूंगी कि जैसे अपने कंपटीशन एग्जाम्स होते हैं वो बहुविकल्पीय हैं, बाकी जो बच्चों के एग्जाम्स होते हैं उनमें तो क्वेश्चन उनको लिखने होते हैं, निबंधात्मक भी, लघुरात्मक भी। और उसमें भी एक दिक्कत आती है कि अधिकतर क्वेश्चन परीक्षा में क्या है कि जो दिए हुए हैं पाठ के अंत में वही आते हैं और उनका एक सही जवाब लिखा हुआ पासबुक में आजकल अवेलेबल है, जो कि बच्चे देख लेते हैं। पासबुक छोड़ो, आजकल तो मोबाइल में भी गूगल पे वो ढूंढ के ले आते हैं। अपनी तरफ से बच्चे वो लिखने की आदत ही छूट गई है जैसे, तो वहाँ हम लोग ये कर सकते हैं कि बच्चों को अपने क्वेश्चंस बना के दें। लेकिन बात फिर वही आती है कि बच्चे कैसे उनको प्रोत्साहित करें कि उनके आंसर लिखें, क्योंकि बच्चे सीधा आपसे सवाल पूछते हैं कि मैडम ये तो परीक्षा में आएंगी नहीं, फिर हम इनको क्यों लिखें और क्यों याद करें। तो हमारी थोड़ी सी जिम्मेदारी इतनी भी है कि केवल उनको रट्टू तोता ना बना करके उनको मोटिवेट करें, इस बात में समझाएं। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं बताना चाहूंगी कि अभी हमारे यहाँ हिंदी के जो मैडम थे रिटायर हो गए, तो मुझे हिंदी पढ़ाने का मौका मिला। तो 12th क्लास में एक भक्ति महादेवी वर्मा का संस्मरण था, तो मैंने उनको पढ़ाया और फिर बच्चों को मैंने कहा कि क्वेश्चन आंसर चलो आप लोग करते हो, याद करते हो अलग है, आप सबको भी एक एक संस्मरण लिख के लाना है, जैसा भी आप लिख पाओ, जिसके बारे में भी आप लिखो। तो फिर बच्चे लिख करके लाए और जब 1 लाए 2 लाए तो पूरी क्लास एक के बाद एक लिख करके लाई। उन्होंने बहुत अच्छा महसूस किया बच्चों ने लिख करके। तो इस तरह के प्रयास हम कर सकते हैं कि ठीक है परीक्षा की हमें तैयारी करवानी है, मार्क्स की तैयारी करवानी है, लेकिन अगर हम कोशिश करेंगे तो बच्चे करते हैं। थोड़ा सा उनको हमें मोटिवेट करना पड़ेगा, बाकी कर लेते हैं बच्चे। अब ये है कि गृह कार्य के प्रति रुचि कैसे जगाएं कि बच्चा मेहनत करे, क्योंकि उसको लगता है कि घर पहुंच गया, ठीक है पढ़ाई हो गई, बैग एक तरफ रख दिया और खत्म स्कूल की कहानी। अब वो घर जाकर के खुद कैसे प्रेरित हो कि गृह कार्य करूं, क्या मतलब ऐसी चीज है जो उसको मोटिवेट कर सकती है, मुझे होमवर्क करना है, स्कूल में जाके टीचर को दिखाना है, क्या इंसेंटिव्स होने चाहिए उसके लिए? ये तो जवाब मेरा पहले आ चुका है। मतलब सृजनशीलता है ना, वो इसका एकमात्र जवाब है। आप सृजनशील जितने भी शिक्षक, क्योंकि ये मैन टू मैन डिफर करेगा वहाँ क्या परिस्थितियां हैं। जैसे इन्होंने भक्ति पढ़ाई तो उस प्रकार बनाया, जैसे आप कोई साइंस का चैप्टर बनाते हो तो वहाँ घर जाके उस वस्तुओं से बनाए, तो उसको क्रिएटिव जब बनाओगे ना तो ये आप देखोगे, आप किसी बच्चे को क्रिएटिव काम दे दो और वो जब करके लाता है तो उसको आनंद आता है, और जब आनंद आता है तो अपने आप कर लेता है। मतलब ऐसा होना चाहिए कि वो क्रिएटिविटी है खुद करके, खुद आनंद आएगा। लर्निंग बाय डूइंग वाली मेथड है, उससे तो अपने आप रुचि। उस वो काम जरूरी है, फोकस क्रिएटिविटी है। किताब में एक और आलेख का मैं जिक्र करना चाहूंगा, कतार के पार। मुझे बहुत बढ़िया आलेख लगा, बढ़िया इस मामले में कि उसमें सोचने समझने की काफी गुंजाइश है, हालांकि असहमति की। और उसमें जैसे बताया गया है कि बच्चा यूनिफॉर्म में नहीं आता है, या वो बच्चियां जो है 2 चोटियां करके नहीं आती है, या रिबन लगा के नहीं आती है, या समय पर नहीं आता है, या रेगुलर नहीं आता है, तो उनको कुछ नहीं कहना है। कहीं ऋतु जी ऐसा भी हो गया कि ये बात बहुत ज्यादा आदर्शवादी हो गई। अगर ऐसा हम करेंगे तो हमारी 500, 700, 1000 संख्या वाले जो विद्यालय है
उनका अनुशासन कैसे मेंटेन रख पाएंगे, कैसे हम स्कूल को प्रॉपर एक टाइम टेबल के अनुसार रन कर पाएंगे। तो कहीं आप, मुझे ऐसा लगता है कहीं आपको नहीं लगता कि ये बात बहुत ज्यादा आदर्शवादी होगी इसमें? नहीं सर, जैसे इसमें हमने ये नहीं कहा कि बच्चे को कुछ नहीं करना है, हमने कहा कि उसको दंडित नहीं करना है बिना कारण जाने। और उदाहरण भी हमने दिए हैं उसमें कि बहुत सारी परिस्थितियां होती हैं बच्चे की जिसकी वजह से वो समय पर नहीं आ पाता, 2 चोटियां नहीं बना पाती बच्चियां। तो कारण जाने हम, और कारण जानने के बाद में हम देखें कि उसको समझाना है या फिर उसके पेरेंट्स से बात करनी है, तो वो चीज हम करें, बजाय सीधा सीधा पकड़ के उसको वही प्रार्थना सभा में दंडित कर देंगे। वही फिर बात वही घूम के आती है कि क्या हमारे उस सिस्टम में, उस जो टाइम टेबल में इतना अवकाश है कि हम फिर एक बच्चे को लेकर के और उसके व्यवहारिक स्तर पे मैं बात करना चाहूंगा। आदर्शवादी बात बहुत अच्छी है सैद्धांतिक तौर पे कि बच्चे की इंडिविजुअल अलग समस्या होती है, लेकिन चैलेंज ये है कि उस टीचर को अपने तमाम जिम्मेवारियों को पूर्ण करते हुए और एक निर्धारित 35-40 मिनट के कालांश में अपना पाठ्यक्रम भी पूरा करवाना है। तो ऐसा मैं उस व्यवहारिक पहलू की तरफ ये चाहूंगा कि आप संकेत करें कि कैसे ये संभव है कि बिना टोके, बिना डांटे और अनुशासन को भी हम उसमें मेंटेन कर पाए। ठीक है, तो सर देखिए 500-700 बच्चे हैं, तो ये तो है नहीं कि सारे बच्चे लेट आएंगे। एक दिन 5, 7 या 10 बच्चे लेट हो सकते हैं। फिर अपने पास शारीरिक शिक्षक भी हैं, प्रिंसिपल भी होते हैं, तो मुझे लगता है कि इतना मुश्किल नहीं है, शायद 15-20 का अपना स्टाफ भी होता है, तो बात कर सकते हैं बच्चे से। और दूसरी बात, हम जब बच्चों के साथ रहते हैं तो हमें बच्चे का पता होता है कि कौन सा बच्चा है वो अनुशासनहीन है या जानबूझकर लेट आ रहा है, कौन सा बच्चा है जिसकी मजबूरी रही होगी। तो ये हम जब रहते हैं बच्चों के बीच तो हम एक एक बच्चे को जानने लगते हैं, तो इतना मुश्किल शायद मेरे हिसाब से ये नहीं है। ठीक है जी सर, आप कुछ कहना चाहेंगे? तो उसमें दृष्टि है कि एक शिक्षक को पता रहता है लगभग कि कौन से हम बच्चे, क्योंकि सारा प्रिंसिपल तो नहीं बता सकता, और शिक्षक को रहता है कि कौन सा बच्चा जानबूझ के लेटा है, कौन परिस्थिति में लेटा है। तो हमारे यहाँ कहने का भाव यही था कि दंडित नहीं करना है, दंडित शब्द ही हमारे सिलेबस में नहीं होना चाहिए। उसको अनुशासन और व्यवस्था को हम एक मान लेते हैं। जैसे हम किसी को कतार में खड़ा कर रहे हैं, हम इसको अनुशासन मान लेते हैं। अनुशासन उसके भीतर से डेवलप करना है, तो ये थोड़ा चैलेंज का काम है। व्यवहारिक सैद्धांतिक व्यवहारिक बातें बहुत मदन जी सही कह रहे हैं, चैलेंजिंग बहुत है। बाकी हम अगर लगातार अभ्यास करेंगे, प्रयास करेंगे तो हम इस पे काम कर सकते हैं। सर एक इसमें आपकी एक अध्याय था जिसके अंदर बताया गया कि बच्चों को भ्रमण पे ले जाया जाए। भ्रमण पे ले जाएं तो बच्चे चीजों को देखेंगे, जैसे बैंक का कोई काम है तो बैंक में लेके गए, वहाँ कैसे प्रोसेसिंग होती है, किस तरह से अकाउंट्स खुलते हैं, है ना। और हॉस्पिटल्स के काम है तो वहाँ देखें किस प्रकार से पर्चियाँ बनती है, किस प्रकार से एंट्री होती है। तो और भी आपने कई भ्रमण की चीजें लिखी है। तो क्या ये हर एक जो अपना इतना सिलेबस होता है, 6 घंटे की स्कूल होती है और आधे घंटे की कालांश होता है, तो हर एक सब्जेक्ट के लिए फील्ड में ले जा करके करवाना क्या संभव होता है? हो सकता है क्या? संभव तो हो सकता है और बिल्कुल हो सकता है, और हो सकता है आपने ये करवाया भी होगा। आप ये अच्छी प्रधानाध्यापिका रही है, क्योंकि हमारी दृष्टि नहीं है भी आपके सिलेबस के नाम पर क्या करते हैं हम। भी एक शिक्षिका एक पूरा सिलेबस 7 दिन में कर सकती है। करना क्या है उसको आज 2 पार्ट आज करने हैं, 2 पार्ट 2 में 7 दिन में 14 पार्ट हो जाएंगे, सिलेबस पूरा है। और एक उसी को उसको साल भर लगता है। तो अगर हम सही ढंग से 2-3 पार्ट करवा देते हैं तो बाकी काम बच्चे खुद कर लेते हैं। अध्याय में अगर आपको पठन पाठन में समझ बढ़ानी है तो आप चैप्टर को फास्ट मोड पे मत चलाओ, आप धीरे-धीरे पढ़ो, एक कंसेप्ट क्लियर और फील्ड में ले जाके आपने अपनी किताब में ये हो सकता है। फिर मैडम ये ना कि भ्रमण में वो एक ही सब्जेक्ट नहीं सीखेगा, वो वहाँ साइंस भी सीखेगा, वहाँ सामाजिक भी सीखेगा, वहाँ गणित भी सीखेगा, सारी चीजें वहाँ वो सीखेगा, अलग-अलग विषय की एक साथ कई चीजें। और अगर अपने पूरे स्कूली जीवन में बच्चा एक बार बैंक में चला गया ना, तो फिर वो किसी भी क्लास में बैंक से संबंधित कोई भी चैप्टर आता हो वो उसको समझ रहा होगा, उसको जान रहा होगा। हर क्लास में कहने का प्रयास ये किया है कि वो चीजों को कोऑर्डिनेट करे। बिल्कुल। इस किताब के पन्ने पलटते हुए मैं एक आलेख को बहुत बेसब्री से तलाश रहा था कि इसमें कहीं कोचिंग बनाम स्कूल की कोई बात है क्या। मेरा सवाल आप दोनों विद्वान लेखिका और लेखक जो बोरा साहब से है कि आप इस ज्वलंत मुद्दे को इस किताब में आपने हाशिए पे क्यों रखा। आज ऐसा नहीं लगता कि इस कोचिंग सिस्टम ने हमारी स्कूलिंग पर ही उसकी नींवों पर हिला करके छोड़ दिया है। हमारे जो प्रतिभावान बच्चे पहले तो 10वीं के बाद कोचिंग में जाया करते थे,
आज 5वीं के बाद 6ठी में सीधे कोचिंग में जा रहे हैं। उनमें वहाँ पे न प्रार्थना है, न वहाँ पे उनके लिए शैक्षिक गतिविधियां हैं, न उनके पास में खेल है और न टीचर के साथ उनका कोई आत्मीय जुड़ाव है। इतने गंभीर मुद्दे पर इस किताब में आलेख क्यों नहीं है? सर क्योंकि जैसे कि आपने ये किताब पढ़ी है, तो ये किताब हम लोग टीचर्स के लिए लिख रहे हैं कि एक शिक्षक अपना कैसे बेहतर कर पाए, तो कैसे शिक्षक के बच्चों को लिए ही बेहतर कोचिंग जो समझ है पाए। चुनौती बन गई है। तो मुझे लगता है इस किताब में नहीं तो अगली किताब में इस विषय पर आपका एक बहुत ज्वलंत मुद्दे पर अच्छा आलेख आना चाहिए, ताकि हम पाठकों को इसके लिए एक नजरिया विकसित करने का एक आधार मिल तो सके। आपको भी एक अगली किताब के लिए विषय भी मिल गया है। पूरी किताब, पाठक है ये जो केवल एक बच्चे- आलेख का विषय नहीं है, ये तो एक पूरी किताब का पूरी विषय किताब है। है। क्योंकि इसीलिए- कोचिंग सिस्टम आज जिस कदर हावी हुआ है, उसमें हमारे बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, उस पर किसी भी किताब में हो सकता है मेरी सीमा हो कि उसको मेरे देखने में नहीं आया है कि उसको कहीं से अध्ययन में शामिल किया गया हो। नहीं सर, ये बात आपकी बिल्कुल सही है, ज्वलंत मुद्दा है। लेकिन हम जब ये किताब लिख रहे थे तो हमारे दिमाग में था कि एक शिक्षक जब अपने स्कूल में प्रवेश करता है सुबह और वापस निकलता है शाम को, उस दौरान कैसे उसको मनोभाव रखने हैं, क्या गतिविधि रखनी है, कैसे बच्चों को समझना है, केवल हमने वहीं तक फोकस किया इसको। यहाँ ये बात ठीक है, आज कोचिंग और इसका अपन देखते हैं और भी बहुत सारी चीजें हैं जिन पर बात होनी चाहिए, लेकिन हमें लगा कि वो शायद विषयांतर हो जाएगा। हमारी किताब हम सिर्फ ये विषयांतर तो नहीं हो गई है, तो इस विषय के अंदर शामिल है। बोरा जी कुछ कहना चाहेंगे? मैं विनम्रतापूर्वक कहना चाहूँगा कि विषय तो बहुत अच्छा है और मेरे दिमाग में चल भी रहा है अभी कि इस पे किताब आ सकती है। और चलिए, अगर किताब आती है तो हमारे इस संवाद की सार्थकता अपने आप सिद्ध हो जाएगी कि इस संवाद के कारण एक किताब इस गंभीर मुद्दे पर आती है। और परंतु इसको परोक्ष रूप से इस मुद्दों को लिया गया है। जैसे सृजनशीलता कहीं बात हो रही है ना, तो उसमें कोचिंग तो की कोचिंग का- कोचिंग बिल्कुल, योगदान। बिल्कुल। कोचिंग में ना बाकी खेल के मैदान है। इस किताब को मैंने यूँ रखा है कि जैसे टीचर स्कूल में गया, उसने उसको कुछ नहीं आता है, पहली बार गया है, परंतु इस किताब को अगर पढ़ के जाएगा ना तो कम से कम बच्चों के साथ न्याय कर पाएगा, अन्याय नहीं कर पाएगा। तो इसलिए इस किताब की एक सीमाएं थी। बाकी अप्रत्यक्ष रूप से इसमें वो बातें आ सकती थी जो मदन जी ने कहा। इसको हम सीमा नहीं मानते, ये बहुत आपकी बिल्कुल, विनम्रता है, आपका बड़प्पन है। हाँ। ये असल में इस किताब को पढ़ने के बाद अगर मेरे मन में ये सवाल पैदा हुआ है तो इस किताब की सफलता है, आप दोनों की सफलता है। बिल्कुल। ये आपका देखो मदन जी, धन्यवाद। हर एक जो चैप्टर है वो टीचर को ही बता रहा है कि आपको क्या करना है और क्या चीजें इंपॉर्टेंट है बच्चे के लिए। और कहीं ना कहीं आपने रास्ते भी बताए कि इस तरीके से करवाएं, इस तरीके से करवाएं। जैसे वेशभूषा वाला था तो उसमें बताया कि एक शिक्षक की जो वेशभूषा है वो सादगीपूर्ण होनी चाहिए। और गृह कार्य के लिए बताया कि किस प्रकार से रुचि जगाई जा सकती है। तो एक रास्ता आपने बताने का प्रयास किया है कि इस तरह से शिक्षक को होना चाहिए। कई चीजें ऐसी है कि जो चुनौतीपूर्ण है, उसका भी आपने समाधान के लिए अगली हम आगामी आपकी पुस्तक का भी इंतजार करेंगे कि वो आई और हमें अपने सवालों का, हमारे पाठकों को उनके सवालों का जवाब मिल सके। एक सर इसके अंदर एक चैप्टर और था जिसके अंदर ये बताया था कि बच्चों के अंदर किताब पढ़ने की रुचि जगाई जानी चाहिए। और आपने काफी किताबों के नाम भी दिए, जैसे तोता चांद की दी है और जयदु कृष्ण मूर्ति की पुस्तक का भी जीजू जिक्र भाई की किया है। किताबों का जिक्र किया बिल्कुल, आपने। बहुत अच्छी किताबें हैं। और भी कई किताबें हैं जिनके नाम दिए और एक संक्षिप्त सा विवरण दिया है। तो क्या छोटे जो बच्चे होते हैं, ये उनके पढ़ने के लिए क्या व्यवस्था की जानी चाहिए? क्योंकि लाइब्रेरी का जो कालांश है, एक कालांश आता है सप्ताह में एक बार, तो इतनी किताबें पढ़ना उनके लिए क्या पॉसिबल है? समझना शिक्षक को किस प्रकार से ये इनकी तरफ आकृष्ट करना चाहिए? वो ये किताब में बच्चों के लिए नहीं है, टीचर्स के लिए। जैसे तोतो चांद की कहानियां हैं, हाँ, ये हमने टीचर्स के लिए लिखा है, ये शिक्षकों को पढ़नी चाहिए। जो शिक्षकों को पढ़नी हमने चाहिए। किताबों के नाम इसमें दिए हैं वो पढ़नी चाहिए शिक्षकों को। और ये बात आपने ठीक की कि हमने ये भी लिखा है कि बच्चों में पढ़ने की रुचि जागृत करें। फिर जो आपने पुस्तकालय वाला सवाल पूछा, इसका भी हमने किताब में ही जवाब दिया है कि आधा दिन दिया जाए बच्चों को, तभी वो किताब को पढ़ पाएगा। हाँ पढ़ पाएगा, कुछ पढ़ने में लड़ पाएगा और उसकी रुचि उसमें हो पाएगी। भी हम क्या करते हैं कि हमारे जैसे किसी का पेड़ है तो हम ये मान लेते हैं कि उसको उस 40 मिनट उसका उसमें घुसे रहना है। वो 4 टीचर है, 4 पेड़ आ रहे हैं उसके, तो उन 4 टीचर वहाँ पुस्तकालय में चले जाए और बच्चों को पुस्तकालय में ले जाए। हमने इसमें नवाचार करने की बात की है तो कर सकते हैं। और वीक में एक दिन ऐसा हो सकता सकता है। है। तो ये भी एक रास्ता बताया आपने बिल्कुल इस बिल्कुल, किताब के निश्चित अंदर, रूप है ना? से सह शिक्षा को लेकर भी आपने एक आलेख उसको शामिल किया। हालांकि मुझे लगता है कि वो आकार की दृष्टि से अपर्याप्त है, उसमें भी और बात की जानी चाहिए थी।
ताज़ा वाकया मैं बताता हूँ। मेरे एक विद्यालय में एक शिक्षक है, अभी अपने 12वीं के बाद अपने बेटे को गुड़गांव के एक यूनिवर्सिटी में, प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवा के आए। तो 2 दिन वहाँ पर वो हॉस्टल में रहे और उसका माहौल देखा, और वहाँ और जैसा अपने विद्यालयों में जो माहौल है, हालांकि हर चीज की कोई माहौल बनता है, उसके पीछे कई कारण होते हैं, सामाजिक कारण होते हैं, आर्थिक कारण होते हैं, पारिवारिक जो परंपराएं होती है। तो इस मुद्दे पे बहुत विस्तार से विमर्श की आवश्यकता है कि सह शिक्षा का संयोजन किस रूप में किया जाए। तो मैं आपके आलेख से ही मुझे लगता है कि बात आगे निकलती है कि क्योंकि जिस प्रकार की परिस्थितियां समाज में है, तकनीक का बोलबाला है, मोबाइल, इंटरनेट और अब AI, इन सब के बीच में हमारे लिए एक बड़ी चुनौती, आपसे मैं ये जानना चाहूंगा कि शिक्षक उससे कैसे निपटे कि उस परिवेश का, जो बाहरी समाज के परिवेश का प्रभाव हमारे स्कूल के 4 दीवारी के अंदर नहीं पड़े और हम सह शिक्षा का संयोजन सुंदर तरीके से कर पाए। ये देखो, अचानक तो बदलाव नहीं हो सकता कि हम जैसे इस माहौल में रहते हैं, हम चाहते हैं कि हम लड़के लड़कियों को बिल्कुल आपस में बहुत खुली आज़ादी दे दें या उनको, तो वो नहीं हो सकता। बाकी हम जैसे एक प्रतियोगिता करवा रहे हैं तो हम ऐसा नहीं करें कि इधर लड़कियां हो जाए इधर लड़के हो जाए। वो जो ये गलतियां जो कर रहे हैं, हाँ, वो गलतियां नहीं करें कम से कम। और प्रार्थना में कभी कहीं न कहीं ऐसा नहीं हो कि बिल्कुल लड़कियां एक तरफ हो जाए और लड़के एक तरफ हो जाए। उनके बीच में ऐसा प्रयोग किया जा सकता है कि एक लड़की प्रार्थना हो, फिर लड़का बीच में खड़ा हो जाए, तो लड़की आ सकती है। तो कुछ ना कुछ उसमें बीच का रास्ता अपनाया जा सकता है। अचानक हम बदलाव करेंगे तो हम समाज में स्वीकृति नहीं हो पाएगी और हमें यो तूफान खड़ा नहीं करना है। हमारा मकसद ये है कि वो लड़के लड़के एक दूसरे को समझे। उनकी तो ये नहीं है कि लड़की कोई दूसरी दुनिया से आई हुई है और लड़का दूसरी दुनिया से आया हुआ है। व्यवहार की वो जो झिझक है वो मिटे, वो बात करें। एटलीस्ट उनके बीच दूरियां इधर से छोटी छोटी बातें देखो, तू उसको कॉपी नहीं देगा, लड़के लड़की को कॉपी नहीं देगा, ये फालतू के निर्देश न दिए जाए। या बैग चेक करने की बात है, कहीं बैग चेक कर लेते हैं कि लड़की के बैग में क्या है, तो वो चीजें अगर स्वस्थ माहौल रहेगा तो ऐसी स्थिति आएगी ऐसी नहीं स्थिति कि नहीं कुछ है। ये इसमें थोड़ा सा आगे रहेगा। अच्छी बात। आपने इस किताब में ये भी बात की कि जो अपनी शिक्षा है वो संकुचित नहीं होनी चाहिए। वो विद्यालय की जो 4 दीवारी है उससे बाहर भी शिक्षा है, ज्ञान को संकुचित नहीं कर सकते हम। तो ये वही वाली बात है कि जो 6 कालांश वाले पीरियड में उसमें किस तरीके से शिक्षक जो है वो बाहरी जो चीजों को अपने सिलेबस में जोड़ करके बच्चों को कोरिलेट करके पढ़ाए। ये क्या उनके लिए चुनौती वाली चीज है, और तो इसका कैसे हम कर सकते हैं सामना, इसका हल क्या हो सकता है? अब जैसे वो मान लो पॉलिटिकल साइंस पढ़ा रहा है तो वो देखे नहीं आपके नाली पेशाब करने की ड्यूटी किसकी है, तो उसको पता है कि सरपंच की है। तो ये जो शहर में वो सरपंच नहीं है, तो वहाँ उनकी अलग व्यवस्था है। तो इस प्रकार जो लर्निंग टीचिंग प्रोसेस है उसको कोरिलेटेड किया जाए, बार-बार ये अच्छी बात है। और सभी सब्जेक्ट में ये शिक्षक को ध्यान देना चाहिए कि मुझे जो टॉपिक दिया गया जो मेरे सिलेबस में है उसको हम बाहर की चीजों से जोड़ करके पढ़ाएं ताकि उसका ज्ञान और विस्तृत हो, व्यवहार से जुड़ सके। व्यवहार बिल्कुल, उसको बार-बार क्लास से बाहर जाना पड़ेगा। मित्रों, ये दोनों जो विद्वान लेखक इस किताब को लिखने वाले लोग हैं, ये हमारे ही साथी है, हमारे ही बीच के हैं, और इन्होंने व्यक्तिगत जीवन में भी विद्यालयों में काम किया है बच्चों के साथ उनको पढ़ाने के लिए, और उन्हीं अनुभवों को इस किताब के माध्यम से साझा किया है। पाठक के रूप में समीम जी ने और मैंने ये जो सवाल उठाए हैं वो असल में हम सभी के सवाल हैं और जिनसे हम दैनंदिन जीवन में रूबरू होते रहते हैं। इस संवाद की सार्थकता मैं इस अंतिम अपील के रूप में आपसे ये चाहूँगा कि आप इस किताब को जरूर पढ़ें और अपने विचारों को लेखक तक संप्रेषित करें। और इसके अलावा भी अगर कोई सवाल आपके मन में बतौर शिक्षक उठता है तो जरूर किसी न किसी माध्यम से उसे चर्चा का बिंदु बनाएं ताकि हम समाधान की तरफ जो है अग्रसर हो सकें। धन्यवाद।